एम एन रॉय। एम एन रॉय मानवेंद्र नाथ रॉय। एम एन रॉय का राष्ट्रवाद से समाजवाद तथा समाजवाद से मानवतावाद की यात्रा का विवेचन करें। एम एन रॉय का उग्र मानवतावाद का विवेचन करें। अगला क्वेश्चन, एम एन रॉय एवं गांधी जी के मध्य तुलना करें। सन 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वह भारत में सत्य के साथ अहिंसक प्रयोग के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे। इसी दौरान एम एन रॉय ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में हिंसक आंदोलन के समृद्धि के लिए भारत छोड़कर हथियारों के लिए विदेश निकल पड़े। 1920 में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के मुस्लिम नेताओं की मदद से भारत में असहयोग आंदोलन चलाने की तैयारी की और इसी वर्ष एम एन रॉय ने एक छोटा सा साम्यवादी दल ताशकंद में स्थापित किया। सन 1921 में जब गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी समय रॉय ने मॉस्को में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द टेलर्स ऑफ द ईस्ट की स्थापना की। एम एन रॉय इसके अधिनायक बने एवं अनेक प्रशिक्षित साम्यवादियों को भारत में साम्यवादी संगठन के निर्माण हेतु भेजा। एम एन रॉय ने भारत के लिए साम्यवादी क्रांति को तत्कालीन मुद्दा नहीं माना था। उनका तत्कालीन सरोकार तो पूर्ण स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष था और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस को एक प्रभावकारी यंत्र के रूप में बदलने का कार्य किया। चौरी चौरा में हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने की एम एन रॉय ने आलोचना की और कहा कि यह कांग्रेस नेतृत्व द्वारा क्रांतिकारी आंदोलनकारियों के साथ चरम विश्वासघात था। इस प्रकार एम एन रॉय को कांग्रेस सदस्य या क्रांतिकारी साम्राज्यवाद विरोधी संभावनाओं में विश्वास तो था, परंतु वह गांधीवादी नीति के कठोर आलोचक थे। वह मानते थे कि यह नेतृत्व आखिरकार भारतीय बुजुर्गा वर्ग पूंजीपति की हितों की पूर्ति करेगा। एम एन रॉय का मानना था कि सिवाय हानि न पहुंचाने वाली संसदीय व्यवस्था में भाग लेने के भारतीय बुजुर्गा साम्राज्य विरोधी संघर्ष में भाग नहीं लेगा। उनका मानना था कि गांधीवादी नेतृत्व साम्राज्यवादी आधिपत्य के विरुद्ध भारतीय जनता के क्रांतिकारी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ संघर्ष की समर्थन करने की अपेक्षा भारतीय बुजुर्गा का ही समर्थन करेगा। एम एन रॉय का आदर्शवाद में पूर्ण विश्वास था। उनका मानना था कि आधुनिक युग में धार्मिक दर्शन के झंडे तले क्रांतिकारी साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन शुरू नहीं किया जा सकता। एम एन रॉय को यह निश्चित विश्वास था कि आधुनिक युग में राजनीतिज्ञों द्वारा धार्मिक नीतियों का प्रयोग वर्ग शोषण पर आधारित शासन व्यवस्था के लिए जन समर्थन प्राप्त करने के लिए ही किया गया है। एम एन रॉय ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में भारत के सभी लोगों, जमींदारों, किसानों, पूंजीपतियों, सरबराह को शामिल करने के गांधी जी के प्रयासों को न केवल निरर्थक बल्कि आत्मघाती भी बताया है। एम एन रॉय ने इंगित किया है कि इस प्रकार की एकता को प्राप्त करने का उद्देश्य गांधी जी के संघर्ष का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वाधीनता की
अपरिभाषित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विषय वस्तु को छोड़ना। एम.एन. रॉय का विचार था कि स्वतंत्रता के लिए वास्तविक सेनानियों को एक ठोस कार्यक्रम से प्रेरित होना चाहिए। एम.एन. रॉय ने गांधी जी के रचनात्मक कार्यों के पक्षों जैसे कटाई, बुनाई, खादी एवं ग्राम उद्योग, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना एवं अस्पृश्यता के अंत को पूर्णतः सुधारवादी एवं गैर क्रांतिकारी माना है। एम.एन. रॉय ने गांधीवादी कार्यक्रम एवं क्रांतिकारी साम्राज्य विरोधी संघर्ष में कोई संबंध नहीं माना है। एम.एन. रॉय ने इस प्रकार गांधी जी के अहिंसावादी सिद्धांत की आलोचना की है और माना है कि अहिंसा को इस डर से प्राथमिकता दी गई है कि एक बार साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष में हिंसक जन आंदोलन आरंभ होता है, तब इस बात की संभावना है कि वह देश में वर्ग शोषण पर आधारित संपूर्ण समाज व्यवस्था को उखाड़ फेंकेगा। इस प्रकार एम.एन. रॉय के विचार में अहिंसक क्रांति बुर्जुआ वर्ग के समर्थक थे। एम.एन. रॉय ने बल देकर कहा था कि हिंसा एवं पाशविक शक्ति पर टिकी सरकार को हिंसा एवं पाशविक शक्ति के बिना उखाड़ा नहीं जा सकता। मार्क्सवादी विश्लेषण के लिए अहिंसा के सिद्धांत के निरर्थक महत्व के बारे में एम.एन. रॉय लिखते हैं कि जब से अहिंसा के दर्शन के द्वारा असहयोग को सीमित किया गया, तब से इसने अपने सारी संभावनाओं को खो दिया। गांधी एवं एम.एन. रॉय का मानवतावादी चरण पुनर्जागरण आंदोलन गांधीवाद के विरुद्ध निर्देशित था और तार्किक मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थन में था। इसका परिणाम यह हुआ कि एम.एन. रॉय का मार्क्सवाद से विश्वास डगमगा गया और नव मानववाद के दर्शन का विकास हुआ। इसी कुछ महत्वपूर्ण पक्षों पर एम.एन. रॉय की स्थिति गांधी जी जैसे बन गई थी। इस प्रक्रिया में एम.एन. रॉय का द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। एम.एन. रॉय का द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्राप्त अनुभव, इस युग में सोवियत संघ एवं विश्व राजनीति में इसकी भूमिका ने भी अपना योगदान दिया। एम.एन. रॉय पुनर्जागरण के प्रवर्तन के रूप में कार्ल मार्क्स या अन्य किसी दार्शनिक के सिद्धांतों या अवधारणाओं पर विशेष बल न देकर तार्किक या वैज्ञानिक तरीकों पर बल देती थी। पुनर्जागरण के इन विचारों के आधार पर एम.एन. रॉय ने सोवियत व्यवस्था को ठुकरा दिया। एम.एन. रॉय का मानना था कि सोवियत व्यवस्था एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं मुक्त विचार के प्रतिकूल है और मार्क्सवाद को एक नवीन विचारधारा द्वारा बदल दिया जाना चाहिए। नव मानववाद में जो विचार सम्मिलित हैं उसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक में मानव एवं प्रकृति से संबंधित कुछ बुनियादी दार्शनिक सिद्धांत, दूसरा सामाजिक व्यवस्था से जुड़े हुए संगठनात्मक सिद्धांत, तीसरा सामाजिक विकास के कुछ सिद्धांत। उपरोक्त सिद्धांत एम.एन. रॉय एवं गांधी जी को एक दूसरे के समीप लाते हैं। मानव प्रकृति से संबंधित कुछ बुनियादी दार्शनिक सिद्धांत। जहाँ तक बुनियादी दार्शनिक सिद्धांत का संबंध है, एम.एन. रॉय ने स्वयं को अब समाजवादी से मानवतावादी के रूप में परिवर्तित कर लिया। एम.एन. रॉय को इस नए दर्शन में सामाजिक कारक की अपेक्षा मानवीय कारक अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। एम.एन. रॉय ने सामाजिक प्रगति के नियमों मुख्यतः मानव प्रकृति, मनुष्य की तार्किकता, उसकी स्वतंत्रता के लिए ललक एवं सत्य के लिए खोज पर ध्यान केंद्रित किए। मानवीय प्रगति हेतु स्वतंत्रता के नए अन्वेषण एवं सत्य की खोज एम.एन. रॉय की बुनियादी देन है। एम.एन. रॉय ने लिखा कि व्यक्ति समाज का आधार रूप है। एम.एन. रॉय ने घोषणा की कि केवल अच्छे व्यक्ति ही अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी में सुपर पावर। फॉरेन पॉलिसी में है सुपर पावर।
सुपर पावर महाशक्तियों से भी एक कदम आगे हैं। आगे का मतलब सुपर पावर का मतलब महाशक्तियों से भी एक कदम आगे है। एक फैसला, ऐसा कोई भी महाशक्ति जो सैनिक और आर्थिक रूप से में प्रभावशाली हो, बल्कि वह समूचे विश्व में एक साथ अपने सैन्य संचालन करने में सक्षम हो। सुपर पावर के नीचे महाशक्ति होती है और महाशक्ति के पास सैन्य शक्ति होती है और यह प्रभावी भी होती है। महाशक्ति के पास सैन्य शक्ति होती है और यह प्रभावी भी होती है। वैचारिक शक्ति, सॉफ्ट पावर। वैचारिक शक्ति में सॉफ्ट पावर। रिचर्ड फॉक्स ने सुपर पावर शब्द का प्रयोग किया है सबसे पहले। क्षेत्रीय शक्ति अवलिक मध्यम शक्ति अवलिक उभरती शक्ति। रीजनल पावर या मिडिल पावर या इमर्जिंग पावर। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी मतलब एनपीटी पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। पॉलिसी मतलब रोड मैप। फॉरेन पॉलिसी मतलब राष्ट्र की घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध बनाते हैं जिसके साथ राष्ट्र के हित हो। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। 10 रुपये लगाए तो 11 रुपये मिलनी चाहिए। राष्ट्र के सबसे बड़ा हित सुरक्षा होता है। राष्ट्र के सबसे बड़ा हित सुरक्षा होता है। इट मीन्स एकता, अखंडता एंड संप्रभुता को बनाए रखना। एडवर्सरी मतलब शत्रु, इनेमी। राष्ट्र की सबसे बड़ा मार्मिक हित कोर इंटरेस्ट जान है तो जहान है। फॉरेन पॉलिसी अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। कौटिल्य, साम दाम दंड भेदभाव। साम दाम दंड भेदभाव। डिसीजन मेकिंग थ्योरी बाय रिचर्ड स्नाइकर। मित्र में सैन्य प्लस सामाजिक संबंध हो। प्राकृतिक मित्र मतलब हर तरीके से, हर जगह से मित्र हो। राजनीतिक प्लस आर्थिक प्लस सैन्य प्लस शासन प्रणाली प्लस सभ्यता एक जैसी हो। LI ALLY। भारतीय विदेश नीति के स्थायित्व परिवर्तन। भारतीय विदेश नीति के स्थायित्व परिवर्तन। इस प्रकार यह मानवतावादी दृष्टिकोण एमेनुराई के इस प्रकार यह मानवतावादी दृष्टिकोण एमेनुराई को गांधी जी के निकट ले आता है, जिन्होंने अधिकांश समस्याओं को आखिरकार व्यक्ति में निहित नैतिकता की भावना को जागृत करके ही सुलझाने का प्रयास किया है। गांधी जी के तरह अब एमेनुराई को भी यही विश्वास हो गया था कि समाज के पुनर्निर्माण से व्यक्ति का पुनर्निर्माण होना चाहिए। मानव प्रकृति के बारे में होने के विचार भिन्न रहे हैं। एमेनुराई भौतिकवादी बने रहे और वह निरंतर यह मानते रहे कि व्यक्ति के पूर्वज पशु थे एवं जीवन के भौतिक उदय में उनका विश्वास बना रहा। एमेनुराई ने गांधी जी के मानव के देवीय प्रकृति के बारे में विचार से कोई समझौता नहीं किया। दोनों मानवतावादी थे। एक का धार्मिक मानवतावाद में विश्वास था तो दूसरे का धर्मनिरपेक्ष एवं वैज्ञानिक मानवतावाद में विश्वास था। सामाजिक व्यवस्था से जुड़े संगठनात्मक सिद्धांत। सामाजिक व्यवस्था से जुड़े संगठनात्मक सिद्धांत में नव मानववाद का दूसरा आयाम सामाजिक संगठन के ढांचे से जुड़ा है और यह गांधीवाद से निकटता रखता है। इस क्षेत्र में एमेनुराई ने लोकतंत्र जहाँ तक संभव हो, स्थानीय प्रयास या प्रबंधन सीमित सरकार बहुलवाद, विकेंद्रीकरण एवं सहयोग पर बल दिया है। रूस की क्रांति के अनुभव से एमेनुराई का यह दृढ़ धारणा बनी कि राज्य में शक्ति का केंद्रीकरण व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर खतरा बन जाता है। इसीलिए एमेनुराई ने उन छोटे छोटे संगठनों को प्राथमिकता दी जो अधिकतम संभव सत्ता का प्रयोग करते हैं और सहयोग के आधार पर एक व्यापक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक क्षेत्र में ये संगठन जन समितियाँ थे और आर्थिक क्षेत्र में यह सहकारिता थी।
एम.एन. रॉय ने लिखा कि सरकार में जन भागीदारी तब हो सकती है जब संगठित स्थानीय लोकतंत्र की बुनियाद पर एक पिरामिडीय ढांचा खड़ा हो। यह स्थानीय लोकतंत्र अपने स्वयं के मामला को देखेंगे, यद्यपि यह उच्चतर सत्ताओं पर थोड़ा सा निर्भर होंगे एवं यह देश के सरकार पर नियंत्रण का कार्य करेंगे। इस प्रकार जहाँ तक संभव हो स्थानीय सहकारिताएं आत्मनिर्भर होगा एवं वस्तुओं के विनिमय के लिए अन्य इकाइयों से संबंध स्थापित करेगा। एम.एन. रॉय के उपरोक्त विचारधारा को निम्नलिखित रेखाचित्र के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से नीचे स्टेट गवर्नमेंट से नीचे डीजी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, फिर बीजी पंचायत गवर्नमेंट, उसके बाद विलेज, नीचे से पावर, ऊपर में ट्रांसफर। पावर फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। एम.एन. रॉय का संगठित लोकतंत्र में और विलेज स्टेट से विलेज। गांधीवादी राज्य जहाँ सभी ग्राम स्वायत्त हैं, राज्य बराबरों में प्रथम एवं समन्वय का कार्य करता है। एम.एन. रॉय की रूस की अधिनायकवादी व्यवस्था से मोह भंग हुआ एवं वह एक नई सामाजिक व्यवस्था पर गहन विचार करने लगे। एम.एन. रॉय का विचार था कि यह व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्थापित एवं सुरक्षित करेगी। इस प्रकार विकेंद्रीकृत राज्य व्यवस्था का समर्थक गांधी जी एवं एम.एन. रॉय दोनों थे, जो उपरोक्त रेखाचित्र से स्पष्ट है। गांधी जी भी विकेंद्रीकृत राज्य व्यवस्था में विश्वास करते थे। उनकी ग्राम स्वराज्य में स्थानीय पंचायतों में अधिकतम शक्ति निहित होगी एवं ग्राम अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होगी, जहां बहुत सी इकाइयों में आवश्यक सहयोग होगा। एम.एन. रॉय के भौतिक मानवतावाद की भांति ही गांधीवाद में राज्य को कम महत्व दिया गया है। स्थानीय प्रयास एवं प्रबंधन के द्वारा निचले स्तर के लोकतंत्र को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया है। सामाजिक संगठन का गांधीवादी विवरण के केंद्र में व्यक्ति होगा, जो सदैव अपने गांव के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहेगा। एम.एन. रॉय का पिरामिडीय वर्तमान भी लगभग इसी प्रकार है। इन समानताओं के बावजूद भी गांधी जी एवं एम.एन. रॉय की प्रेरणाएं पृथक पृथक थी, और यह कहना गलत नहीं होगा कि गांधी जी इस सभ्यता के पूर्व पूंजीवादी चरण की ओर लौट जाना चाहते थे, तो दूसरी ओर एम.एन. रॉय का घोषित उद्देश्य साम्यवाद से परे जाना था। गांधी जी जीवन के धार्मिक ढंग का समर्थन करती एक सीधी सादी ग्राम सभ्यता को प्रमुखता दी। एम.एन. रॉय एक ऐसे आधुनिक सभ्यता को ढूंढ रहे थे जो अपनी जटिलताओं से व्यक्ति को मोहित न कर दे। गांधी जी ने बड़े बड़े उद्योगों का विरोध किया, परंतु एम.एन. रॉय ने इसका समर्थन किया, परंतु वह व्यक्ति की सुरक्षा के लिए इसके विस्तार पर नियंत्रण लगाना चाहती थी। एम.एन. रॉय ने लिखा है कि मशीन को आधुनिक युग का भस्मासुर नहीं होना चाहिए। व्यक्ति ने इसे बनाया है, इसीलिए इसे व्यक्ति के उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। गांधी जी एवं एम.एन. रॉय सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में विचार करते हुए निकट आते हैं एवं इन व्यवस्थाओं की प्राप्ति के लिए अपनाए जाने वाले साधनों के संदर्भ में दोनों की एक जैसी स्थिति है। जिस सामाजिक व्यवस्था का विचार दोनों ने रखा है, उसको दोनों में से किसी भी शक्ति के द्वारा अर्थात राजनीतिक दल के द्वारा प्राप्त नहीं करना चाहते। इसीलिए अपने जीवन के अंतिम चरण में गांधी जी ने कांग्रेस को भंग करने की सिफारिश की थी। एम.एन. रॉय ने दिसंबर 1945 में अपने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को भंग कर दिया था। दोनों यह विश्वास करते थे कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए संसद में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि लोगों के पास जाने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों को अपने विचार बदलने, उन्हें शिक्षित करने एवं रचनात्मक गतिविधियों के रणनीति एवं अनुकरण करने का प्रयास किया। बाबा साहेब अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन, गांधी जी एवं अम्बेडकर के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। अगला क्वेश्चन, बाबा साहेब अम्बेडकर का जातिवाद पर दृष्टिकोण को स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में बाबा साहेब के योगदान को स्पष्ट करें। फॉर्मेट,
परिचय। जातिवादी व्यवस्था का आलोचना। जाति व्यवस्था पर गांधी एवं अंबेडकर का दृष्टिकोण। कांग्रेस एवं गांधी का अंबेडकर द्वारा आलोचना। अंबेडकर एवं सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड। पाकिस्तान की मांग का समर्थन। फिर आगे नवीन संविधान एवं अंबेडकर। फिर निष्कर्ष। परिचय। B.R. अम्बेडकर परिचय। वर्तमान भारत में भी तथाकथित निम्न जातियों के साथ यत्र तत्र भेदभाव देखा जाता है। बाबा साहेब भी निम्न जाति के सदस्य थे और इस कारण से अनेक बार अपमान का सामना करना पड़ा। इसीलिए वह प्राचीन विचारक मनु का आलोचक थे जिसने अपनी मनु संहिता में विभिन्न जातियों के साथ भेदभाव किया था। साथ ही साथ जाति के आधार पर ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ थे। बाबा साहेब आर्यों के भारत पर आक्रमण संबंधी अवधारणा का भी आलोचना किया। उनके अनुसार प्राचीन वैदिक एवं संस्कृत साहित्य में कहीं भी इस प्रकार का विवरण नहीं है। वह इस अवधारणा का भी खंडन करते हैं कि आर्यों ने आकर शूद्रों को गुलाम बनाया। वह शूद्र को क्षत्रिय जाति का मानते हैं जिसका पराजय दशराज युद्ध में हुआ था, जिसके फलस्वरूप उनकी स्थिति न्यून हो गई। जातिवादी व्यवस्था की आलोचना। बाबा साहेब हिंदू चतुष्वर्णीय व्यवस्था का आलोचक थे। उनके अनुसार अछूतों की समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब हिंदू चतुष्वर्णीय व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो। बाबा साहेब नौकरशाही को भी अछूतों की निम्न व्यवस्था के लिए जिम्मेदार मानते थे। इसीलिए उनका मानना था कि लोक सेवक को इन जातियों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाया जाए। जातिवाद के संदर्भ में गांधी जी एवं बाबा साहेब अम्बेडकर का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न था। गांधी जी चतुष्वर्णीय व्यवस्था को बनाए रखते हुए छुआछूत का विरोध किया। उनके रचनात्मक कार्यक्रमों में हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत का अंत एवं कुटीर उद्योग सम्मिलित था। गांधी जी ने अछूतों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया, जबकि बाबा साहेब जातिवादी व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त करना चाहते थे। वह चाहते थे कि कोई भी हिंदू अपने नाम के साथ उपनाम का प्रयोग न करे। बाबा साहेब कांग्रेस का अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व के स्वरूप का विरोध करते थे। उनका मानना था कि कांग्रेस संपूर्ण महत्वपूर्ण हिंदू, मुस्लिम एवं अछूतों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। अछूतों के हितों को वह देखभाल कर सकते हैं, इसके लिए कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है। वो अछूतों को हिंदुओं से अलग मानते हुए पृथक प्रतिनिधित्व का मांग प्रस्तुत किया। 1931 में गांधी जी से बात करते हुए उन्होंने यह कहा था कि कांग्रेस अपने संख्यात्मक बल पर अधिक जोर देते हैं, न कि छुआछूत निवारण पर। हिंदू अछूतों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने में असफल रहा है। तथाकथित अछूतों की स्थिति को सुधारने के लिए वह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए और अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की। गोलमेज सम्मेलन की असफलता बाबा साहेब के द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व की मांग के कारण अंग्रेजों ने गांधी जी को सबक सिखाने के लिए सांप्रदायिक पंचाट की उद्घोषणा की, जिसके द्वारा अछूतों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, जिसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। गांधी जी के आमरण अनशन के फलस्वरूप गांधी जी एवं अम्बेडकर के बीच 1932 में पूना समझौता हुआ, जिसके द्वारा अछूतों की प्रतिनिधित्व संख्या को दुगुना कर दिया गया, परंतु पृथक प्रतिनिधित्व नहीं दी गई। एक पृथक राष्ट्र माना एवं वह भारत के विभाजन के पक्षधर थे। उनके अनुसार हिंदू एवं मुस्लिम एक साथ रहता है तो दोनों के मन में सदैव भय का वातावरण बना रहता है। भारत के सांप्रदायिक विभाजन से भारत कमजोर न होकर और भी शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरेगा। लेकिन यह विभाजन समयबद्ध, शांतिपूर्वक एवं तुर्की, ग्रीस एवं बुल्गारिया की पद्धति पर होना चाहिए था। अतः पाकिस्तान से समयबद्ध तरीका से सभी हिंदुओं को भारत आना चाहिए तथा मुस्लिमों को व्यवस्थित रूप में पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए, परंतु तत्कालीन परिस्थिति में हिंदू मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक दंगा का बाबा साहेब विरोध करते थे।
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान निर्माण का जटिल कार्य बाबा साहेब को सौंपा गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन के अथक परिश्रम के बाद नवीन संविधान का निर्माण किया। इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। गांधी जी एवं बाबा साहेब के प्रयासों के फलस्वरूप भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 17 समाहित किया गया, जिसके द्वारा छुआछूत को एक दंडनीय अपराध माना गया। सर सैयद अहमद खान में महान शिक्षाविद, समाज सुधारक, मुस्लिम समुदाय के प्रवक्ता तथा 19वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने न केवल अपने समय के राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं की व्याख्या की थी, बल्कि उन समस्याओं से संबंधित अपने दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण भी किया था। अपने विचारों में सर सैयद अहमद खान एक उदारवादी मुस्लिम नेता थे, जो इस्लाम एवं ईसाई धर्मों में संश्लेषण बनाना चाहते थे। अपने सामाजिक विचारों में वह मुस्लिम समुदाय के लोगों के पिछड़ेपन के उन्मूलन पर जोर देते थे। अपने सामाजिक विचारों में वह मुस्लिम समुदाय के लोगों के पिछड़ेपन के उन्मूलन पर जोर देते थे। अपने राजनीतिक विचारों में वह भारत में अंग्रेजी शासन को बनाए रखना चाहते थे। सर सैयद अहमद खान के चल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन, राजनीतिक विचार प्रायः चल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रति उनके अभिरुचि पर आधारित था। वह कांग्रेस का हिंदुओं का राजनीतिक दल मानते थे तथा इसका नेतृत्व हिंदू बहुमत के हाथों में है, और वे इस कारण मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने की बात करते थे। वह इस तथ्य से परिचित थे कि मुसलमानों के पिछड़ेपन का कारण उनके पास राजनीतिक शक्ति नहीं थी, परंतु उन्होंने कभी भी भारत के लोगों के लिए स्वतंत्रता की वकालत नहीं की। उनका मानना था कि यदि भारतीयों को स्वशासन प्राप्त होता है तो शासन शक्ति हिंदू बहुमत के पास आ जाएगी। उनके शब्दों में, आज हमारा राष्ट्र दयनीय स्थिति में है। हमारे पास न तो शिक्षा है और न ही धन दौलत, परंतु खुदा ने हमें धर्म एवं पवित्र कुरान जैसे ज्योति दी है, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते तथा प्रेरणा ले सकते हैं। खुदा ने अंग्रेजों को हमारा शासक बनाया है, हमें उनके साथ मित्रता बनानी एवं बढ़ानी चाहिए। हमें ऐसे तौर पर तरीके अपनानी चाहिए ताकि अंग्रेजों का भारत पर शासन अस्थायी रूप से बना रहे तथा बंगालियों के हाथों में राजसत्ता न आए। यदि हम बंगालियों द्वारा चलाए गए राजनीतिक आंदोलन में प्रवेश कर लेते हैं तो हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। हमें हिंदुओं के अधीन प्रजा नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस तथा भारतीय राष्ट्रवादियों के विरुद्ध सर सैयद अहमद की आलोचनाओं ने हिंदुओं एवं मुसलमानों में परस्पर भेद बढ़ाने में सहायक भूमिका निभाई। ऐसी परिस्थितियों में वो अंग्रेजों एवं मुसलमानों के बीच राजनीतिक मित्रता बढ़ाने की वकालत किया करते थे। अंग्रेजी साम्राज्य का एक वफादार भक्त होने के कारण सर सैयद अहमद खान को 1887 में सिविल सर्विस आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। 1888 में उन्होंने यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन अलीगढ़ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सरकारी एवं प्रशासनिक कार्यों में मुसलमानों की भागीदारी के लिए अंग्रेजों एवं मुसलमानों के परस्पर सहयोग पर बल देना था। इसी वर्ष अंग्रेजी सरकार ने उन्हें नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया तथा अगले वर्ष एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ने उन्हें विधि वाचस्पति डिग्री से सुशोभित किया था। सर सैयद अहमद खान एक महान विद्वान के रूप में अपने स्वभाव एवं प्रकृति से सर सैयद अहमद खान एक विद्वान थे जो पौराणिक उर्दू कवि गालिब से परिचित थे। वह एक साहित्यिक विद्वान थे। उन्होंने उनके साहित्य की रचना की। अर्थर आसानविद इस रचना के फलस्वरूप उसे एक महान संस्कृत का विद्वान माना जाता था। जिला उल कुल विजर इन महबूब तोहफे-ए-हसन, और चौथा है तहसील फी जार-ए-शाकिल, पांचवा असबाब-ए-बागवत-ए-हिंद, छठा लोयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, सातवां तबे इन उल कलाम,
और 8वां ए सीरीज ऑफ एस्से ऑन द लाइफ ऑफ मोहम्मद। लोयल मोहम्मद्स ऑफ इंडिया ने सर सैयद 1857 के विद्रोह के कारणों का अध्ययन किया था और इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि 1857 की क्रांति मुसलमानों द्वारा आयोजित षड्यंत्र नहीं था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को मुख्य दोषी मानते हुए सर सैयद ने बताया कि कंपनी की आक्रमणकारी नीतियों द्वारा अंग्रेज राजनीतिज्ञों के भारतीय संस्कृति के अनभिज्ञता विद्रोह के मुख्य कारण थे तथा अन्य अनेक रचनाओं में उन्होंने अंग्रेज शासन अधिकारियों तथा मुसलमानों में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने हेतु सहायक तत्वों की चर्चा की थी। सर सैयद अहमद खान एक महान शिक्षा शास्त्री के रूप में। सर सैयद एक महान शिक्षाविद थे। वह भारत में एक इस्लामिक व्यक्तित्व की पहचान बनाना चाहते थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के बिना भारतीय तथा विशेष रूप से मुसलमान दुनिया में मुकाबला नहीं कर सकते। उनका मानना था कि पश्चात शिक्षा या पश्चिमी शिक्षा का ज्ञान मुसलमानों की प्रगति के लिए कुंजी है। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय की आधारशिला की स्थापना के समय सर सैयद अहमद खान का कहना था कि हम आज जो बीज बोने जा रहे हैं उससे जो वृक्ष हमारे सामने आएगा उसके जड़ें धरती में बहुत दूर तक फैली होगी तथा उसकी शाखाएं एवं पौधे पत्तियां चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। हिंदू मुस्लिम एक ही भूमि पर। सर सैयद अहमद खान एक दुल्हन के दो सुंदर आँख है। हिंदू मुस्लिम समाज सुधारक के रूप में सर सैयद अहमद खान एक उदार मुस्लिम सुधारक थे। उनकी सोच रूढ़िवादी इस्लामी प्रवर्तकताओं से अलग थी। रूढ़िवादी इस्लामिक धार्मिक नेता भारत में अंग्रेजी शासन को दार उल अरब अर्थात युद्ध की भूमि कहा करते थे, जबकि सर सैयद भारत में अंग्रेजी शासन को दार उल इस्लाम अर्थात शांति एवं अमन की भूमि इस्लाम की धरती मानते थे। सर सैयद की धारणा थी अगर भारत में पश्चिमी सभ्यता शिक्षा एवं अंग्रेजों जैसी जीवन शैली अपना ली जाए तो भारत प्रगति एवं विकास कर लेगा। अपनी शिक्षा पत्रिका तालीजीब अल अखलाक में सर सैयद ने सामाजिक सुधारक के उनके अनेक प्रयासों पर बल दिया था और इस पत्रिका में उन्होंने आधुनिक आर्थिक विकास तथा बौद्धिक प्रगति आदि के महत्व पर खास प्रकाश डाला था। उन्हें मुस्लिम समुदाय की दयनीय स्थिति पर काफ़ी अफसोस होता था। इस संबंध में सर सैयद अहमद खान ने कहा था, मुस्लिम रूढ़िवादी इस्लामी नेताओं के कुप्रभाव में ग्रसित हैं और इस कारण उन्हें यह जानकारी नहीं होती कि उनका हित एवं कल्याण कहाँ निहित है। वे एक दूसरे से ईर्ष्या की भावनाएं रखते हैं तथा अपनी झूठी शान बनाए रखने में निपुण हैं। निर्धनताग्रस्त मुस्लिम समुदाय अपने हित को भी नहीं समझता। एक सुधारक के रूप में सर सैयद के योगदान को निम्नलिखित रूप में बताया जा सकता है। एक में सामाजिक धार्मिक सुधारों हेतु मुस्लिम समुदाय के लोगों में शिक्षा के प्रचार पर बल। दूसरा, मुस्लिम समुदाय में सामाजिक सुधारों के लिए प्रयास। पर्दा प्रथा, बहुविवाह एवं तलाक से जुड़ी कुरीतियों का विरोध। तीसरा, भारत में एक पृथक इस्लामी संरचना की पहचान। चौथा, इस्लामी पहचान हेतु इस्लामी प्रकार के शिक्षा एवं संस्कृति पर जोर। पाँचवें, इस्लामी व्यक्तित्व को बनाए रखने हेतु मुस्लिम समुदाय के लिए शिक्षा एवं राजनीतिक सुख सुविधाओं की मांग। छठा, रूढ़िवादी इस्लामी रीति रिवाजों एवं तौर तरीकों का वैज्ञानिक एवं विवेक के आधार पर खंडन। सातवें, इस्लाम धर्म की आधुनिक व्यवस्था। आठवें, इस्लाम एवं ईसाई धर्मों में परस्पर निकटता पर बल। हिंदू धर्म पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हिंदू धर्म पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण में राजनीतिक विचारक के रूप में सर सैयद अहमद खान। सर सैयद के राजनीतिक विचार कैसे क्यों न हो, परंतु वे सांप्रदायिक नहीं थे। अपनी सोच एवं पोषण में सर सैयद एक रूढ़िवादी उस सीमा तक थे जिस सीमा तक कोई एक
सामंती व्यक्ति होता है। वे एक उच्चतर वर्ग के एक समृद्ध कुलीन मुस्लिम थे। वे अपने समय से आगे नहीं थे। उन्होंने मुसलमानों के लिए किसी अलग देश की मांग नहीं की थी। वे अपने समय से भी बहुत पीछे थे। वे भारत में अंग्रेज मुस्लिम शासन के पक्षधर थे। वह चाहते थे कि भारत पर अंग्रेजों तथा मुसलमानों का सक्षम शासन हो। सर सैयद भारत में अंग्रेजी शासन के आलोचक नहीं थे। उस समय के उदारवादी राष्ट्रवादियों की भांति सर सैयद अंग्रेजी शासन के समर्थक थे। वास्तव में वे अंग्रेजों द्वारा तिरस्कृत मुस्लिम समुदाय को अंग्रेजों के निकट लाना चाहते थे। इस 1857 के विद्रोह के विषय में सर सैयद की सोच अलग थी। उसका मत था कि ब्रिटिश कंपनी की गलत नीतियाँ, अंग्रेजों द्वारा भारतीय संस्कृति की अज्ञानता, सेना का कुप्रबंधन तथा अंग्रेज शासनों के शासक प्रबंधन में विद्यमान त्रुटियाँ विद्रोह की कारण थीं। सर सैयद भारत में अंग्रेजी शासन को भारतीय तथा विशेष रूप में मुस्लिमों के हित में मानते थे। उसकी आकांक्षा थी कि अंग्रेजों को भारत में अपने शासन की सफलता के लिए मुसलमानों को अपने साथ मिलाना अंग्रेजी शासन के हित में होगा। उसका मानना था कि अंग्रेज मुसलमान मित्रता अंग्रेजी एवं मुस्लिम दोनों के लिए लाभकारी है। इस मित्रता से अंग्रेजों को मुस्लिम समर्थन प्राप्त होगा तथा मुसलमानों को राजकीय सहयोग तथा सुख सुविधाएं प्राप्त होगी तथा इनके फलस्वरूप मुसलमानों में पिछड़ेपन एवं निर्धनता का उन्मूलन होगा। सर सैयद ने ऐसे अनुकूल विचार रखने वाले अनेक मुस्लिम नेताओं को एकत्रित कर एक ऐसा मंच तैयार किया जो ब्रिटिश मुस्लिम मित्रता के प्रवक्ता थे। इन नेताओं में नवाब मोहसिन उल मुल्क, नवाब विकार उल मुल्क, हाली शिवाली, नजीर अहमद, चिराग अली, मोहम्मद हियायत आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। सर सैयद की अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रंग लाई तथा सरकार की ओर से उन्हें अनेक उपाधियों से सम्मानित भी किया गया। एक राष्ट्रवादी के रूप में सर सैयद अहमद खान एक महान राष्ट्रवादी थे। उसने कभी भी सांप्रदायिक सोच को कोई स्थान नहीं दिया। 1883 में खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में अपने भाषण के दौरान उसने कहा था, जैसे उच्च जाति के हिंदू आर्यंस भारत भूमि पर बाहर से आए थे तथा यहाँ आकर रहने लगे थे, वे भूल गए कि उनका पहले का घर कहाँ था तथा उन्होंने भारत को अपना देश बना लिया। उसी प्रकार मुसलमान भी बाहर से आए और भारत में बस गए तथा इसे अपना देश बना लिया। मेरे हिंदू भाई तथा मेरे मुस्लिम साथी एक जैसी हवा में सांस लेते हैं। दोनों पवित्र गंगा तथा यमुना नदियों की पानी पीते हैं। खुदा द्वारा दी गई जमीन से उत्पन्न उत्पादों को खाते हैं। मेरा यह मानना है कि यदि हम एक क्षण के लिए अपने अलग अलग धर्मों को भूल जाएं तो हम हिंदू एवं मुसलमान एक राष्ट्र के सदस्य दिखाई देंगे। देश की उन्नति संभव हो सकते हैं यदि हम मन से परस्पर संवेदन तथा आपसी स्नेह से एक हो जाएं। मैंने सदैव यह कहा है कि हमारे भारत की यह भूमि एक नई नवेली विवाहित दुल्हन की भांति है, जिसकी दो सुंदर एवं चमकने वाली आंखें हिंदू एवं मुसलमान है। यदि दोनों परस्पर स्नेह एवं मेल मिलाप में रहते हैं तो ये नई दुल्हन सदा सम उज्ज्वल दिखाई देंगे। यदि वे दोनों आंखें हिंदू एवं मुसलमान भिन्न भिन्न दिशाओं में देखते हैं तो फिर यह दुल्हन होंगी तथा आंशिक रूप से नेत्रहीन नजर आएंगे। सर सैयद 1883 से 1905 सर सैयद के समय से संबंधित राष्ट्रवादी उदारवादी नेताओं की भांति थे। इस तथ्य की पुष्टि इन तथ्यों द्वारा की जा सकती है। वो भारत में अंग्रेजी शासन के बने रहने की वकालत करते थे। में वह प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों को सम्मिलित किए जाने पर बल देते थे। सी में वह अंग्रेजों से आशा करते थे कि वे भारत का आधुनिकीकरण करेंगे। वह लोगों द्वारा अंग्रेजी या पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा दिए जाने में महत्वपूर्ण समझते थे। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह आलोचक थे। उनकी नज़र में कांग्रेस हिंदू एवं बंगालियों की पार्टी थी और
जो न तो सरता प्रयोग करना जानते थे और न ही उन्हें शासन कला का कोई ज्ञान था। वह कांग्रेस का विरोध इस कारण भी करते थे कि उसका विचार में कांग्रेस न केवल राजनीति करती है बल्कि वह अशांतिग्रस्त आंदोलन के मार्ग पर चलती है। वस्तुतः सर सैयद भारत में हर उस राजनीति की आलोचना करते थे जो शांति व्यवस्था को भंग करती है। उसका विश्वास था कि कांग्रेस भारत के इतिहास व तत्कालीन वास्तविकताओं को नहीं जानती और कांग्रेस को नीति मुसलमान विरोधी है। वह भारत में एक पृथक मुस्लिम पहचान को बनाए रखने पर बल देते थे तथा चाहते थे कि भारत में प्रत्येक अल्पसंख्यक को अपनी अलग अलग सांस्कृतिक पहचान बनाने का अधिकार होना चाहिए। निष्कर्ष: सर सैयद एक महान शिक्षाविद, समाज सुधारक तथा मुस्लिम हितों के एक महान प्रवक्ता थे। अपने धार्मिक विचारों एवं एक उदारवादी थे, एक ऐसा उदारवादी जो इस्लाम तथा गहराई धर्म में तालमेल बैठाना चाहते थे। अपने सामाजिक विचारों में वह एक उच्च कोटि के सुधारक थे। अपने राजनीतिक विचारों में वे वर्तमान काल तक सीमित रहे थे। और प्रवर्तक सपोर्टर अरविंदो घोष श्री अरविंदो एक महान राष्ट्रवादी तथा एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनमें एक महान कवि, एक महान विचारक तथा एक महान योगी की सभी प्रतिभाएं विद्यमान थी। उनके दर्शन का केंद्रीय सार इस तथ्य की व्याख्या करना था कि जीवन कैसे आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। उनके शब्दों में मनुष्य तो एक अस्थायी प्रकार का जीव है, वह जीवन प्राणियों का अंतिम चरण नहीं है। भूमि के क्रम में मनुष्य का अगला पड़ाव मानव से महामानव की ओर विकास है। ऐसा विकास इसलिए प्राकृतिक है कि इस प्रकृति की प्रक्रिया का तर्क फल है तथा अंतरात्मा की उपज है। अरविंदो का दर्शन अरविंदो के जीवन में दो मुख्य चरणों की चर्चा की जाती है। पहले चरण या संबंध उनकी राजनीतिक सक्रियतावाद से है तथा दूसरे चरण का संबंध आध्यात्मिक सक्रियतावाद से है। पहला चरण 1910 तक तथा दूसरा चरण 1910 से 1950 तक का है। पहले चरण में वह सक्रिय राजनीति में व्यस्त रहे। इंग्लैंड में उसके राजनीतिक सक्रियतावाद को प्रभावित करने वालों में आयरलैंड के आंदोलनकारी चार्ल्स बार्नेल तथा एसएनडी विलोरा और इटली के एकीकरण के प्रेरक मेजनी तथा गैरिबाल्डी थे। श्री अरविंद स्वयं लोटस तथा डॉगरस गोपनीय संस्थाओं के सदस्य थे। स्वामी विवेकानंद, बिपिन चंद्र पाल तथा सिस्टर निवेदिता आदि ने भी अरविंद के राष्ट्रवाद को बनाने संवारने में सहायक भूमिका निभाई थी। बंगाल विभाजन के दिनों में उन्होंने वंदे मातरम तथा कर्मयोगी समाचार पत्रों में अनेक लेख लिखे थे। 1908 में विद्रोह एवं षड्यंत्र के अपराध में बंदी बनाए जाने फिर वह एक वर्ष तक जेल में रहे थे, जहां अपराध सिद्ध नहीं होने पर उन्हें छोड़ दिया गया था। जेल के एक वर्ष के समय में उन्होंने योग तथा चिंतन मनन पर अत्यधिक जोर दिया। उसके जीवन का दूसरा चरण आध्यात्मिक सक्रियतावाद 1910 के बाद पांडिचेरी में शुरू हुई, जो 1950 तक चला। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद आध्यात्मिक राष्ट्रवाद श्री अरविंद द्वारा प्रतिपादित आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार उसके अनेक अवधारणाओं के भावार्थ पर आधारित था। उनके अनुसार राष्ट्र किसी राजनीतिक तत्व का नाम नहीं था, बल्कि यह देव तुल्य है। मातृभूमि के लिए नहीं, कोई भी त्याग किसी कुर्बानी से कम नहीं होता। वह राष्ट्र को एक जीती जागती देवी मानते हैं। राष्ट्र भारतीय लोगों को शक्ति तथा उनके लिए एक सामूहिक प्रेरणा है। उनका राष्ट्रवाद किसी राजनीतिक कार्यक्रम से कहीं अधिक है। यह तो जीवन की एक शैली है
यह एक विश्वास, आस्था एवं धर्म है। 1907 के वंदे मातरम में एक लेख में उसने लिखा था, राष्ट्रवाद राष्ट्र के समस्त अंगों की एक देवी एकता प्राप्त करने की एक भावनात्मक प्रेरणा है। ऐसी एकता में सभी मूल रूप से समान होंगे। भारत संसार के समक्ष ऐसी समानता का आदर्श रखेगा जहाँ प्रत्येक जाति तथा प्रत्येक वर्ग हर दूसरे व्यक्ति, जाति एवं वर्ग के समान होगा। राष्ट्र, नेशन से लैटिन टर्म नेसियो, एक ब्रीड या एक रेस या एक नस्ल। राष्ट्रवाद एक नैरो परिभाषा है। बृहद परिभाषा नेशन, राजनीतिक आर्थिक। नैरो राष्ट्रवाद, हिटलर मुसोलिनी का राष्ट्रवाद, सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा। एक राजनीतिक सिद्धांतवादी के रूप में वह राष्ट्रवाद को दो भागों में बांटते हैं, एक में क्रांतिकारी साधन, दूसरा बहिष्कार। क्रांतिकारी साधन रूपी राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं था और न ही उसमें अहिंसा कोई एक कारक है। अपनी इस रणनीति में श्री अरविंद बल प्रयोग का समर्थन करते हैं। वह कहते हैं कि किसी की माँ जंजीरों में जकड़ी हुई है तो उस परिस्थिति में बल प्रयोग उचित समझा जाएगा। उन्होंने हिंसा का समर्थन नहीं किया है, परंतु उनके द्वारा हिंसा का पूर्णतः खंडन भी नहीं किया गया है। अरविंद की रणनीति में दूसरा प्रयोजन उनका बहिष्कार का सिद्धांत है। वह धार्मिक बहिष्कार तथा उससे जुड़े स्वदेशी की बात करते हैं। वे शैक्षणिक बहिष्कार के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा योजना पर बल देते हैं और वे आंदोलनों के बहिष्कार के साथ साथ मध्यस्थ अदालतों के बहिष्कार के साथ साथ मध्यस्थ अदालतों को महत्व देते हैं। सामाजिक बहिष्कार के साथ साथ समाज के सभी वर्गों में एकता बनाए रखने पर जोर देते हैं। बाद में महात्मा गांधी ने भी अपने स्वदेशी कार्यक्रम में अरविंद द्वारा प्रतिपादित साधनों का अनुसरण किया था। उनके बहिष्कार एवं स्वदेशी के तहत निम्नलिखित तत्व सम्मिलित हैं। सरकार के साथ सहयोग न करना, एक में। दूसरा, सरकार के करों की अदायगी न करना। तीसरा, विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना। चौथा, सरकार की स्कूलों, कॉलेजों एवं अदालतों का बहिष्कार करना। राष्ट्रीय स्कूलों, कॉलेजों तथा मध्यस्थ अदालतों की स्थापना करना। अरविंद ने स्वतंत्रता की अवधारणा को मानव जाति की भाग्य के साथ समझने का प्रयास किया। उनके अनुसार मानव जाति की मुक्ति के लिए तथा संसार में अपनी भूमिका निभाने के लिए भारत का स्वाधीन होना अनिवार्य है। वह स्वतंत्रता को आध्यात्मिक स्वतंत्रता के रूप में समझते हैं। उनके अनुसार स्वतंत्रता से अभिप्राय ईश्वर के कानूनों का पालन अर्थात धर्म का अनुसरण है। स्वतंत्रता एक कर्तव्य भी है जो समाज के प्रति उनके दायित्व को सुनिश्चित करता है। स्वतंत्र व्यक्तियों से बना राष्ट्र ही मानवीय एकता की ओर अग्रसर होकर संसार की एकता की रूप धारण कर लेती है। वह अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी में लिखते हैं कि विश्व राज्य की स्थापना स्वतंत्र राष्ट्रों के संघ के रूप में होगा। श्री अरविंद के 5 स्वप्न। डॉक्टर कर्ण सिंह ने भी श्री अरविंद के 5 स्वप्नों की चर्चा की है। एक में यह एक ऐसा आंदोलन हो जो एक स्वतंत्र एवं संगठित भारत बनाए। दूसरा, एशिया के लोग स्वतंत्र होकर उभरे तथा भारत मानवीय सभ्यता की प्रगति में अपनी भूमिका निभाए। तीसरा, मानव जाति के लिए अपेक्षाकृत अधिक न्याय संगत, अधिक उज्ज्वल और अधिक उत्कृष्ट आधार पर विश्व संघ की स्थापना हो। चौथा, संसार को भारत का आध्यात्मिक उपहार प्राप्त हो। पांचवें, विकास की ओर एक नए चरण का प्रारंभ हो जिसमें व्यक्ति उच्चतर रूप की चेतना प्राप्त करे ताकि संसार की सभी समस्याओं का समाधान हो तथा एक संपूर्ण व्यक्ति एवं संपूर्ण समाज का व्यक्ति का स्वप्न पूरा हो। आध्यात्मिक विकासवाद। श्री अरविंद के जीवन का दूसरा चरण उसके पांडिचेरी आश्रम में आवास के साथ 1910 से 1950 के साथ प्रारंभ हुआ। इस दौरान उन्होंने ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के सिद्धांत को शुद्ध चेतना के सिद्धांत की संज्ञा प्रदान की। उनके अनुसार पृथ्वी पर पूर्व जैविक तथा प्रारंभिक जीवन प्रणालियों के विकास में लगभग 3 वर्ष लग गए तथा बाद में 1 अरब वर्ष जैविक विकास में बीत गया जिसके अंदर जीवन के अनेक रूप विकसित हुए। इसी बीच मस्तिष्क का विकास हुआ
मानव जाति की धरती पर उत्पत्ति धीरे धीरे चेतना बनने संवरने लगे। इस प्रकार इस धरती पर धातु जीवन से वनस्पति जीवन, वनस्पति जीवन से पशु जीवन तथा पशु जीवन से मानव जीवन रूप विकसित हुए। मानव जीवन में चेतना का विकास हुए मनुष्य विकास कर्मों का अंत न होकर एक मध्य युग है। पशुत्व तथा देवत्व के बीच का तत्व है, क्योंकि मनुष्य एक सचेत जीवन है। वह मानवीय चेतना से देवीय चेतना की ओर अग्रसर होगा। एक बौद्धिक स्थिति से महाबौद्धिक की ओर एवं एक मानव से एक महामानव की ओर विकास होगा। इस प्रक्रिया के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। एक में पहले के विकास क्रम में जो धातु से वनस्पति तथा वनस्पति से पशु आदि विकास के काल था। विकास की सहज तथा नैसर्गिक गति थी, एक दिशाहीन गति, परंतु अब विकास क्रम चेतन है। दूसरा, पहले के विकास के क्रम में पेड़ पौधे तथा पशु विकास प्रयासों में कोई भूमिका नहीं निभाती थी, परंतु सचेतन मनुष्य के विकास प्रक्रिया में आम योगदान है। तीसरा, पहले के विकास क्रम में अरबों वर्ष लग गए, परंतु वर्तमान में इसका कालावधि बहुत कम है। चौथा, पहले के विकास क्रम में चेतनाहीन तत्व के पास आगे बढ़ने का तरीका नहीं थे। अब चेतना युक्त तत्व समग्र योग शक्ति से परिपूर्ण है तथा देवत्व की ओर बढ़ने की पूरी क्षमता रखता है। निष्कर्ष, श्री अरविंद महान राजनीतिज्ञ सिद्धांतवादी थे। उनके दर्शन में पाश्चात्यवाद के लिए कोई स्थान नहीं है और न ही वह पाश्चात्य जीवन शैली का समर्थन करते थे। उनका राष्ट्रवाद धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्वरूप का था। वह ज्ञान की वृद्धि के लिए नई साधन एवं संसाधनों का विरोध नहीं करते, परंतु विज्ञान की वेदी पर परंपराओं को भी समाप्त नहीं करना चाहते थे। द होली डिवाइन में उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश में तो विज्ञान को भी धार्मिक सार तत्व की सांस लेनी पड़ेगी। जयप्रकाश नारायण जेपी नारायण। क्वेश्चन, जेपी नारायण का संपूर्ण क्रांति सर्वोदय एवं दल विहीन लोकतंत्र पर विचार का विवेचन करें। जेपी नारायण भारत का प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी, असहयोगकर्ता एवं अग्रणी भारतीय समाजवादी नेता थे। उनके द्वारा प्रस्तुत समाजवादी दर्शन सोवियत संघ में प्रचलित मार्क्सवाद या साम्यवाद से भिन्न था। उनका मानना था कि सोवियत संघ के साम्यवाद का तार्किक परिणति सर्वाधिकारवाद है। तिब्बत के प्रश्नों पर उन्होंने चीनी साम्यवादियों के अत्याचारपूर्ण रूप की तीखी आलोचना की है। वस्तुतः जेपी समाजवाद के मानवीय और लोकतंत्रीय रूप के समर्थक थे, जो उन्हें भारतीय संस्कृति और संस्कारों के अनुरूप प्रतीत हुआ। जयप्रकाश नारायण ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक टूवर्ड्स स्ट्रगल में समाजवाद की सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण की विस्तृत चर्चा की है। इसका प्रेरणा स्रोत समानता की धारणा है, परंतु इस धारणा का तर्कसंगत विश्लेषण आवश्यकता है, क्योंकि सभी मनुष्य अपनी क्षमता में एक समान नहीं होते। अतः मनुष्य की प्राकृतिक समानता की दावा निरर्थक और निराधार है, परंतु सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में मनुष्य के बीच जो घोर विषमता पाई जाती है, वह उनकी प्राकृतिक असमानता का परिणाम नहीं है, बल्कि वह उत्पादन के साधनों पर विषमतापूर्ण नियंत्रण की उपज है। जेपी के अनुसार जब तक मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, उसकी सांस्कृतिक ऋणात्मक की आशा करना व्यर्थ है। इस समस्या के समाधान के लिए वह योजनागत विकास, उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण चाहते हैं। जेपी नारायण के अनुसार भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति समाजवादी मान्यताओं के अनुरूप है, क्योंकि भारतीय संस्कृति मनुष्य को धन बटोरने और केवल स्वार्थ पूरा करने से रोकते हैं। वो उसे लोभ और लालसा से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं, जिसमें तुच्छ भौतिक संतुष्टि का गुणगान कभी नहीं किया गया है। इसमें मिलजुल कर रहने और मिल बांट कर खाने की परंपरा को बहुत सराहा गया है, जो कि समाजवाद का मूल मंत्र है। सर्वोदय दल विहीन लोकतंत्र में संपूर्ण क्रांति। जेपी नारायण ने समाजवाद के विचार को महात्मा गांधी के सर्वोदय के आदर्श के साथ जोड़कर एक नई दिशा में विकसित किया है। सर्वोदय का अर्थ है सबका या सभी का उदय, अर्थात समाज के सभी वर्गों का समान रूप से कल्याण। हालांकि इसमें निर्बल वर्गों के प्रति विशेष ध्यान दिया जाता है।
परंतु इसमें वर्ग संघर्ष के मार्क्सवादी विचार के लिए कोई स्थान नहीं है। इसके विपरीत इसमें वर्ग सहयोग पर बल दिया जाता है। सर्वोदय का ध्येय शक्ति की राजनीति की जगह सहयोग की राजनीति को बढ़ावा देना है। सर्वोदय के समर्थक राजतंत्र को बल प्रयोग, आतंक और हिंसा का अस्त्र मानते हुए उसकी भूमिका का धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहते हैं और उसके जगह स्वराज्य को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो उसे अपने सहचरों के साथ सहज स्वाभाविक सहयोग की प्रेरणा देगा। अपने विचार को व्यवहारिक रूप देने के लिए जेपी नारायण ने ग्राम पुनर्गठन का विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि एशिया के कृषि प्रधान देशों में मूल आर्थिक समस्या कृषि व्यवस्था के पुनर्निर्माण की है। इसके समाधान के लिए प्रत्येक गांव स्वदेशी और आत्मनिर्भर इकाई बना देना होगा। भूमि कानूनों को इस तरह बदलना होगा कि भूमि काश्तकार की अपनी हो जाए ताकि कोई उसका शोषण न कर सके। जेपी ने सहकारी कृषि का समर्थन किया ताकि कृषि व्यवस्था को निहित स्वार्थों से मुक्त करा दिया जाए। छोटी छोटी जोतों को मिलाकर सामूहिक सहकारी कृषि क्षेत्र बना दिए जाएं। किसानों की कर्ज माफ करके राज्य तथा सहकारी ऋण एवं विपणन प्रणाली के साथ साथ सहकारी गौण उद्योग स्थापित किया जाए ताकि कृषि और उद्योग में संतुलन स्थापित किया जाए। सर्वोदय कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए जेपी ने हल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया है। इस योजना के अनुसार प्रस्तुत आंदोलन की आरंभिक अवस्थाओं में विभिन्न राजनीतिक दलों को सर्वोदय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा ताकि वे अपने अपने विचारधारात्मक मतभेदों को भुलाकर इस कार्य में सहयोग किया। आगे चलकर वे भिन्न दलों के रूप में अपनी पहचान मिटा देंगे और एक सर्वसम्मत कार्य स्वीकार कर लेंगे जिससे वे मिलजुल कर पूरा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप और सीमा क्षेत्र को परिभाषा देने के लिए जेपी ने संपूर्ण क्रांति का विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने संकेत दिया कि सोवियत संघ में समाजवाद सत्तारूढ़ गुटों के बीच शक्ति के संघर्ष में बदल गया है, जिसके फलस्वरूप राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति कुछ ही लोगों के हाथों में है संकेंद्रित हो गया है तथा समाजवाद के नाम पर सर्वाधिकारवाद की स्थापना हो गया है। उनके अनुसार लोकतंत्रीय समाजवाद को सार्थक करने के लिए आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण और स्थानांतरण सर्वथा आवश्यक है। संपूर्ण क्रांति की संकल्पना यह व्यक्त करती है कि केवल शासन व्यवस्था को बदल देने या एक सरकार की जगह दूसरी सरकार स्थापित कर देने से समाज का उद्धार नहीं होगा। इसके लिए संपूर्ण समाजवाद व्यवस्था को बदलना होगा। आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव को जड़ से मिटाना होगा। इस परिवर्तन को गति देने के लिए जेपी ने युवा शक्ति का आह्वान किया, जिस जनशक्ति को अपने साथ लेकर राज्य शक्ति के विरुद्ध संघर्ष किया जा सके। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी जिसमें आम लोगों की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया था, जेपी ने इसी युवा शक्ति के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार को सत्ता से हटाया था। इस दौरान उन्होंने यह नारा दिया था कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। समाजवाद को मानवता के उद्धार के साधन बनाने के लिए जेपी ने विश्व समुदाय संगठन का सुझाव दिया, क्योंकि यही व्यवस्था विशेषतः एशिया और अफ्रीका के उत्पीड़ित वर्गों को संगठित साम्यवाद और सर्वाधिकारवाद के विनाशकारी प्रभाव से मुक्त करके न्याय दिला सकती है और परस्पर विरोधी शक्ति गुटों में बटे हुए विश्व में शक्ति और सुरक्षा स्थापित कर सकती है। निष्कर्ष जेपी भारतीय समाजवादी आंदोलन के आधार स्तंभ रहे हैं। वह जनसाधारण को साम्राज्यवादी आधिपत्य से स्वाधीनता दिलाने के लिए और दूसरी ओर सामंतवादी शोषण से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, जिससे सर्वोदय की स्थापना हो सके और शोषण मुक्त समतामूलक भारत के निर्माण हो सके। सामाजिक मुद्दे सोशलिज्म TAIR Theoretical Aspect of IR TAIR Theoretical Aspects of IR अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सैद्धांतिक पक्ष बुक महेंद्र कुमार आयर की बुक इज ओनली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत एवं व्यवहार बाय UR गाई
एक में व्यवस्था उपागम, दूसरा आदर्शवादी उपागम, तीसरा यथार्थवादी में नव यथार्थवाद संरचनावाद, चौथा निर्णय निर्माण उपागम, पांचवें खेल सिद्धांत, छठा निरुद्ध सिद्धांत, सातवां निर्भरता सिद्धांत, आठवें राष्ट्रीय हित एवं राष्ट्रीय शक्ति, नौवें शीत युद्ध, 10वें राष्ट्रीय राज्य प्रणाली, 11वें समकालीन, 20वें राज्य, 12वें कूटनीति, 13वें शक्ति संतुलन एवं सामूहिक सुरक्षा। क्वेश्चन 1 में सामान्य व्यवस्था उपागम एवं अंतर्राष्ट्रीय उपागम में तुलना करते हुए यह बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उपागम वास्तव में व्यवस्था उपागम नहीं है। अगला क्वेश्चन दूसरा, मार्टन कैप्लन द्वारा प्रस्तुत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उपागम या तंत्र उपागम को आलोचनात्मक परीक्षण करें। अगला क्वेश्चन, मार्टन कैप्लन द्वारा प्रस्तुत प्रारूप अत्यधिक सामान्य है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन नहीं किया जा सकता। टिप्पणी करें। फॉर्मेट परिचय। 1 में सामान्य व्यवस्था उपागम या राजनीतिक व्यवस्था उपागम एवं मार्टन कैप्लन द्वारा प्रस्तुत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उपागम के बीच अंतर। सी में मार्टन कैप्लन द्वारा प्रस्तुत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उपागम के 6 प्रारूप। शक्ति संतुलन व्यवस्था, दूसरा शिथिल एवं द्विध्रुवीय व्यवस्था, तीसरा कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था, चौथा सार्वभौमिक व्यवस्था, पांचवें श्रेणीबद्ध व्यवस्था, छठा एकल निषेधाधिकार व्यवस्था। बदलते हुए परिस्थिति एवं परिवेश को देखते हुए मार्टन कैप्लन ने 4 नए प्रारूप प्रस्तुत किया। 1 में अति शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, तनाव शिथिल व्यवस्था, दूसरा तीसरा अस्थायी ध्रुवीय व्यवस्था, चौथा अस्पष्ट आणविक प्रसार व्यवस्था। इनमें शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात प्रोफेसर रॉबर्ट हरकेवी ने 7 नए प्रारूप का परिकल्पना किया। D1 में 3 ध्रुवीय भू आर्थिक प्रणाली, D2 में निबोधित शक्ति संतुलन प्रारूप, उसका सभ्यताओं के बीच संघर्ष, चौथा एक ध्रुवीय प्रारूप, 5 में शांति का क्षेत्र या अस्त व्यस्त क्षेत्र, वैश्विक गांव, छठा 7वां द्विध्रुवीय विश्व प्रणाली की उदय की संभावना। ई में आलोचना केवल एक आरंभिक अवधारणा है, सीमित दृष्टिकोण, गलत भविष्यवाणी, कठोर द्विध्रुवीय प्रणाली की स्थापना संभव नहीं है, अति संभव नहीं। 5 में भू राजनीतिक एवं भू आर्थिक तत्वों की अपेक्षा, छठा अति साधारण विश्लेषण, छठा निष्कर्ष। व्यवस्था उपागम सिस्टम अप्रोच। राजनीतिक व्यवस्था उपागम, सामान्य व्यवस्था उपागम, डेविड स्टर्न का दृष्टिकोण, आगत निर्गत उपागम, बाध्यकारिता, सीमा विशेष भर्ती प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उपागम, मार्टन कैप्लन, political system is part of social system in which values are authoritatively allocated for society। सामाजिक व्यवस्था के अंदर धार्मिक व्यवस्था, परंपरागत व्यवस्था, राजनीतिक, पारिवारिक, शैक्षणिक, आर्थिक सब। राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का एक उपव्यवस्था है जिसमें मूल्य का आधिकारिक आवंटन किया जाता है। डेविड स्टर्न। परिचय। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उपागम का मुख्य अवधारणा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच एक व्यवस्था होता है, राज्य उनका एक भाग होता है जो अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उपव्यवस्था होने के साथ साथ उसे प्रभावित करता है और उससे प्रभावित भी होता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में डेविड स्टर्न का मानना है कि यह सामाजिक व्यवस्था का एक उपव्यवस्था है जिसमें मूल्यों का आधिकारिक आवंटन होता है। राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा लिए गए निर्णय बाध्यकारी होता है और उक्त राजनीतिक व्यवस्था के सभी सदस्यों को इस निर्णय को मानना पड़ता है। इसीलिए आधिकारिक बाध्यता राजनीतिक व्यवस्था को अन्य व्यवस्था से पृथक करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था जिसका प्रतिपादन मार्टन कैप्लन के द्वारा किया गया है, इसमें बाध्यकारी तत्व का अभाव होता है, इसीलिए इसे राजनीतिक व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव आधुनिक यूरोपियन राज्यों से माना जाता है। पुराने समय में भी राज्य व्यवस्था था, परंतु यह कुछ निश्चित क्षेत्रों तक ही सीमित था, जैसे ग्रीस, चीन, इटली एवं भारत, परंतु सार्वभौमिक व्यवस्था का अभाव था। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं कह सकते क्योंकि इसमें आधिकारिक मूल्यों का आवंटन नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों के प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र, इसलिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता एवं संस्थाएं उन पर जबरदस्ती मूल्यों को नहीं
लाद सकता है, इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं माना जाता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता कहते हैं, वे वास्तव में राष्ट्रीय कार्यकर्ता होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकर्ता को राष्ट्रीय एवं राष्ट्रोपरि कार्यकर्ता के रूप में बांटा जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर व्यवस्था उपागम की पूर्व अवधारणाओं को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। एक में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विभिन्न इकाइयों के मध्य परस्पर संबंध रहता है, सभी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करना चाहता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में नियंत्रित एवं नियमित क्रियाएं तथा संबंध होते हैं। तीसरा, कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में समरूपता एवं नियमितताएं होती है और इन समरूपता एवं नियमितताओं के अध्ययन से हमारी ज्ञान का विकास होता है। केपलॉन कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक निश्चितता, सामंजस्यता एवं संयोजनशीलता होती है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एवं राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था सन्निहित होता है। वह कहते हैं कि राष्ट्रीय राज्य को एक राजनीतिक व्यवस्था कहा जा सकता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था वास्तविक अर्थ में राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि व्यवस्था बनाए रखने के लिए भौतिक बल आवश्यक होता है, जो कि राष्ट्रीय व्यवस्था में उपस्थित होता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राष्ट्रीय राज्य मुख्य अभिकर्ता होता है एवं उनका भूमिका परिस्थिति एवं परिवेश के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। और इन दृष्टिकोण से मार्टिन केपलान ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 6 प्रारूप प्रस्तुत किए थे, परंतु बदलते हुए परिस्थिति में उन्होंने और प्रारूप प्रस्तुत किए जो निम्नलिखित हैं। एक, शक्ति संतुलन व्यवस्था। शक्ति संतुलन व्यवस्था को निम्नलिखित रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ABCD। बी और सी। शक्ति संतुलन व्यवस्था। उपरोक्त रेखा चित्र से स्पष्ट है कि शक्ति संतुलन व्यवस्था के अंतर्गत 4 एवं 5 बड़े शक्ति होते हैं, जैसे A, B, C एवं D परस्पर शक्ति संतुलन बनाए रखते हैं। अगर कोई भी राष्ट्र अति शक्तिशाली होने का प्रयास करे तो दूसरे राष्ट्रों का भय कर्तव्य है कि उसके बढ़ते हुए शक्ति को समाप्त कर दिया जाए, परंतु उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से हटाया नहीं जाए। इस प्रारूप के कुछ मूल नियम होते हैं। एक में प्रत्येक राष्ट्र समझौते के माध्यम से अपनी क्षमताओं में वृद्धि करता है और युद्ध के माध्यम से नहीं। दूसरा, प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने की क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए अवसरों को गंवाता नहीं, बल्कि उनसे संघर्ष करता है। तीसरा, व्यवस्था में किसी भी अभिकर्ता को निकाला नहीं जाता, विरोधी के समाप्त होने से पहले ही अभिकर्ता युद्ध को रोक देते हैं। शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था। शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ता शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था। उपरोक्त रेखा चित्र के अनुसार दोनों महाशक्ति गुटनिरपेक्ष देशों को अपनी तरफ लाने का प्रयास करता है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका ने अनेक सैनिक गठबंधनों का निर्माण किया, जैसे नाटो, सिएटो, सेंटो, अंजूस इत्यादि। इसी तरह सोवियत संघ भी वर्साय सैनिक गठबंधन का निर्माण कर अनेक देशों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया। दोनों महाशक्तियों ने अनेक देशों से समझौता कर उसे अपने पक्ष में लाने का भी प्रयास किया। इसी अवस्था में सार्वभौमिक अभिकर्ता का भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका होता है। तीसरा, कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था। रशिया यूएसए के बीच यूनिवर्सल एक्टर द्विध्रुवीय व्यवस्था। उपरोक्त रेखा चित्र के अनुसार इस तरह की व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी राष्ट्र गुटनिरपेक्ष नहीं रह पाता, वह एक या दूसरे महाशक्ति के साथ जुड़ जाता है। सार्वभौमिक अभिकर्ता का महत्व नगण्य हो जाता है। चौथा, सार्वभौमिक व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ता या सार्वभौमिक अभिकर्ता में सार्वभौमिक व्यवस्था। सार्वभौमिक व्यवस्था में सभी राष्ट्र एक संघीय प्रणाली में संगठित हो जाते हैं। परस्पर विवादों का निपटारा संघ सरकार के द्वारा किया जाता है, जो परस्पर सहनशीलता, सार्वभौमिक कानून तथा उसकी कार्यप्रणाली पर आधारित हो जाता है। सार्वभौमिक अभिकर्ता इतना शक्तिशाली होता है कि वह युद्ध को रोक सकता है और शांति और संतुलन बनाए एवं रख सकता है। श्रेणीबद्ध व्यवस्था। यूएसए के बीच शक्ति का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर। फर्स्ट ग्रेड स्टेट, सेकेंड ग्रेड स्टेट, थर्ड ग्रेड स्टेट।
श्रेणीबद्ध व्यवस्था। यह प्रारूप तभी अस्तित्व में आ सकता है जब एक महाशक्ति विजय या संधि द्वारा सभी राष्ट्रों को अपने नियंत्रण में कर लेता है। राज्य प्रादेशिक इकाइयों में बदलकर क्रियात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। महाशक्ति सार्वभौम हो जाता है तथा अपने में सभी राज्यों को संभाल लेता है। अगर विजय द्वारा इस तरह की व्यवस्था अस्तित्व में आता है तो एक निर्देशात्मक व्यवस्था होती है, परंतु अगर लोकतांत्रिक तरीके से अस्तित्व में आए तो यह गैर निर्देशात्मक इकाई बन जाता है। इनमें से कोई भी स्थिति को क्यों न हो, इनके बीच एक तनाव बना रहता है। इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था। इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था, इसमें बहुध्रुवीय व्यवस्था की अवधारणा सन्निहित या सम्मिलित है, जिसमें सभी राष्ट्र अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। सभी राष्ट्र के पास ऐसे परमाणु अस्त्र शस्त्र होते हैं जिससे राष्ट्र को विनाश किया जा सकता है।